भाषाएं ही हमारी विविधता को पोषित करती है। अतीत में हमारी हर भाषा ने राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाई है। आज देश ने जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाई है, वो भी इन भाषाओं के संरक्षण का माध्यम बन रही है। देश के युवाओं को जब से मातृभाषा में पढ़ाई का विकल्प मिला है, मातृभाषाएं और ज्यादा मजबूत हो रही है। साथियों, हमने अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए लाल किले से पंच प्राण का विजन देश के सामने रखा है। पंच प्राण यानी विकसित भारत का निर्माण, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति, देश की एकता, कर्तव्यों का पालन और अपनी विरासत पर गर्व। इसलिए आज भारत तेज विकास और समृद्ध विरासत के दोनों संकल्पों को एक साथ सिद्ध करने में जुटा हुआ है। भगवान बुद्ध से जुड़ी विरासत का संरक्षण इस अभियान की प्राथमिकता है। आप देखिए, हम भारत और नेपाल में भगवान बुद्ध से जुड़े स्थानों को बुद्ध सर्किट के रूप में विकसित कर रहे हैं। कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी शुरू किया गया है। लुम्बिनी में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज का निर्माण हो रहा है। लुम्बिनी में ही बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी में हमने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर चेयर फॉर बुद्धिस्ट स्टडीज की स्थापना भी की है। बोधगया, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, सांची, सतना और रीवा जैसे कई स्थानों पर कितने ही डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं। 3 दिन बाद 20 अक्टूबर को मैं वाराणसी जा रहा हूं, जहां सारनाथ में हुए अनेक विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया जाएगा। हम नए निर्माण के साथ साथ अपने अतीत को भी सुरक्षित कर रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में हम 600 से ज्यादा प्राचीन धरोहरों, कलाकृतियों और अवशेषों को दुनिया के अलग अलग देशों से वापस भारत लाए हैं। 600 से ज्यादा, और इनमें से कई अवशेष बौद्ध धर्म से संबंधित है। यानी बुद्ध की विरासत के पुनर्जागरण में भारत अपनी संस्कृति और सभ्यता को नए सिरे से प्रस्तुत कर रहा है। आदरणीय साथियों, भारत की बुद्ध में आस्था केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता की सेवा का मार्ग है। दुनिया के देश जो भी बुद्ध को जानने और मानने वाले लोग हैं, उन्हें हम इस मिशन में एक साथ ला रहे हैं। मुझे खुशी है, दुनिया के कई देशों में इस दिशा में
सार्थक प्रयास भी किए जा रहे हैं। म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड समेत कई देशों में पाली भाषा में टीकाएं संकलित की जा रही है। भारत में भी हम ऐसे प्रयासों को तेज कर रहे हैं। पारंपरिक तरीकों के साथ साथ हम पाली को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल आर्काइव्स और ऐप्स के जरिए भी प्रमोट करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। भगवान बुद्ध को लेकर मैंने पहले भी कहा है, बुद्ध बोध भी है और बुद्ध शोध भी है। इसलिए हम भगवान बुद्ध को जानने के लिए आंतरिक और एकेडमिक दोनों तरह की रिसर्च पर जोर दे रहे हैं और मुझे खुशी है कि इसमें हमारे संघ, हमारे बौद्ध संस्थान, हमारे भिक्षुगण इस दिशा में युवाओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं। आदरणीय साथियों, 21वीं सदी का ये समय आज विश्व की जियो पॉलिटिकल परिस्थिति आज एक बार फिर विश्व कई अस्थिरताओं और आशंकाओं से घिरा है। ऐसे में बुद्ध न केवल प्रासंगिक है बल्कि अपरिहार्य भी बन चुके हैं। मैंने एक बार यूनाइटेड नेशंस में कहा था, भारत ने विश्व को युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं। और आज मैं बड़े विश्वास से कहता हूं, पूरे विश्व को युद्ध में नहीं बुद्ध में ही समाधान मिलेंगे। मैं आज अभिधम्म पर्व पर पूरे विश्व का आह्वान करता हूं, बुद्ध से सीखिए, युद्ध को दूर करिए, शांति का पथ प्रशस्त करिए, क्योंकि बुद्ध कहते हैं नत्थि संति परम सुखम, अर्थात शांति से बड़ा कोई सुख नहीं है। भगवान बुद्ध कहते हैं नहीं वैरेन वैरानी सम्मंतिद कुदाचनम अवैरेन च सम्मंति एस धम्मो सनंततो। वैर से वैर, दुश्मनी से दुश्मनी शांत नहीं होती। वैर अवैर से, मानवीय उदारता से खत्म होता है। बुद्ध कहते हैं भवतु सब मंगलम, यानी सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। यही बुद्ध का संदेश है, यही मानवता का पथ है। आदरणीय साथियों, 2047 तक के ये 25 वर्ष का कार्यकाल, इस 25 वर्ष को अमृत काल की पहचान दी है। अमृत काल का ये समय भारत के उत्कर्ष का होगा।
ये विकसित भारत के निर्माण का कालखंड होगा। भारत ने अपने विकास का जो रोडमैप बनाया है, उसमें भगवान बुद्ध की शिक्षाएं हमारा पथ प्रदर्शन करेगी। ये बुद्ध की धरती पर ही संभव है कि आज दुनिया की सबसे बड़ी आबादी संसाधनों के उपयोग को लेकर सजग है। आप देखिए, आज क्लाइमेट चेंज के रूप में इतना बड़ा संकट दुनिया के सामने है। भारत इन चुनौतियों के लिए न केवल खुद समाधान तलाश रहा है, बल्कि उन्हें विश्व के साथ साझा भी कर रहा है। हमने दुनिया के कई देशों को साथ जोड़कर मिशन लाइफ शुरू किया है। भगवान बुद्ध कहते थे, अत्तानमेव पठमन पति रूपे निवेशये, अर्थात हमें किसी भी अच्छाई की शुरुआत स्वयं से करनी चाहिए। बुद्ध की यही शिक्षा मिशन लाइफ के केंद्र में है, यानी सस्टेनेबल फ्यूचर का रास्ता हर व्यक्ति की सस्टेनेबल लाइफस्टाइल से निकलेगा। भारत ने जब दुनिया को इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसा मंच दिया, भारत ने जब G20 की अपनी अध्यक्षता में ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का गठन किया, भारत ने जब वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का विजन दिया, तो उसमें बुद्ध के विचारों का ही प्रतिबिंब दिखता है। हमारा हर प्रयास दुनिया के लिए सस्टेनेबल फ्यूचर को सुनिश्चित कर रहा है। इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर हो, हमारा ग्रीन हाइड्रोजन मिशन हो, भारतीय रेलवे को 2030 तक नेट जीरो करने का लक्ष्य हो, पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ाकर 20% तक करना हो, ऐसे कई तरीकों से हम इस धरती की रक्षा का अपना मजबूत इरादा दिखा रहे हैं, जता रहे हैं। साथियों, हमारी सरकार के कितने ही निर्णय बुद्ध, धम्म और संघ से प्रेरित रहे हैं। आज दुनिया में जहां भी संकट की स्थिति होती है, वहां भारत फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में मौजूद रहता है। यह बुद्ध के करुणा के सिद्धांत का ही विस्तार है। चाहे तुर्की में भूकंप हो, श्रीलंका में आर्थिक संकट की स्थिति हो, कोविड जैसी महामारी के हालात हो, भारत ने आगे बढ़कर मदद का हाथ बढ़ाया है। विश्व बंधु के रूप में भारत सबको साथ लेकर चल रहा है। आज योग हो या मिलेट से जुड़ा अभियान, आयुर्वेद हो या नेचुरल फार्मिंग से जुड़ा अभियान, हमारे ऐसे प्रयासों के पीछे भगवान बुद्ध की भी प्रेरणा है। आदरणीय साथियों, विकसित होने की तरफ बढ़ रहा भारत अपनी जड़ों को भी मजबूत कर रहा है। हमारा प्रयास है कि भारत का युवा साइंस और टेक्नोलॉजी में विश्व का नेतृत्व करे और साथ ही
हमारा युवा अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों पर भी गर्व करे। इन प्रयासों में बौद्ध धर्म की शिक्षाएं हमारी बड़ी मार्गदर्शक है। मुझे भरोसा है हमारे संतों और भिक्षुकों के मार्गदर्शन से, भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से हम सब साथ मिलकर निरंतर आगे बढ़ेंगे। मैं आज के इस पवित्र दिवस पर इस आयोजन के लिए आप सभी को एक बार फिर अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। और पाली भाषा शास्त्रीय भाषा बनने के गौरव के साथ साथ उस भाषा के संरक्षण संवर्धन के लिए हम सबकी एक सामूहिक जिम्मेवारी भी बनता है। उस संकल्प को हम लें, उसे पूरा करने का प्रयास करें। यही अपेक्षाओं के साथ मैं फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।